अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, कैफ़ 2 की प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे हैं। रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन और प्रैक्टिस और रिवीजन सेशन इसमें हम चल रहे हैं। अभी हम जो काम करेंगे वो पहले तो ये है कि इनकम टैक्स को भी हमने क्वेश्चन को जो कंप्लीट किया उसको उसके अंदर डीम्ड इनकम को देखेंगे, एसेट की एक्विजिशन को और फेयर मार्केट वैल्यू। इन तीन चीज़ों को पहले हम इसमें कंक्लूड कर लें। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूँ। सबसे पहले तो डीम्ड इनकम कहाँ कहाँ ली जा सकती है। डीम्ड इनकम हम अपने रिलेशनशिप को पहले लिख लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या रिलेशनशिप जो है वो हमें एग्ज़ाम में आते हैं। बीइंग अ टैक्स पेयर, ठीक है, टैक्स पेयर्स रिलेशनशिप वो क्या क्या है। या तो हम एम्प्लॉई हैं, राइट, या हम लैंडलॉर्ड हैं इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ऐसे ही है, या हम क्या हैं, बिजनेस जो है वो बिजनेस रिलेशनशिप में हैं, और या हम शेयर होल्डर्स हैं शेयर्स के, उसके कंपनी के, या हम किसी के एसोसिएट हैं, रिलेटिव्स हैं, राइट, एसोसिएट हैं किसी के। और क्या रिलेशनशिप हो सकता, फ्रेंड है, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप है हमारे पास, ये है। अब अगर हमें गिफ्ट दिया जाए, पहले इसको डिफाइन कर लें। गिफ्ट जो है हमें कोई वो दिया जाए, अगर एम्प्लॉयर से मिलेगा, बीइंग एन एम्प्लॉई, राइट, तो वो कहाँ जाएगा, हमारी सैलरी में टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी में टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। मैं इसको अलग लिख देता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बस। अच्छा, हमें गिफ्ट मिल गया एम्प्लॉयर से, ठीक है। यहाँ मैं बल्कि रिलेशनशिप का भी आगे लिखता हूँ। यहाँ पर है ट्रांसफरर कौन है, वो है एम्प्लॉयर। या एम्प्लॉयर से मुराद समझ रहे हैं ना, उसका कोई भी एसोसिएट वो भी हो जाएगा। तो ये सैलरी में टोटली टैक्सेबल होगा, टोटली टैक्सेबल। लैंडलॉर्ड हैं हम, और हमें किससे मिल रहा है, टेनेंट से, ठीक है। ये हमारा चला जाएगा रेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, राइट। और अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जो भी हमारा हेड्स ऑफ इनकम है उसके अंदर ये चला जाएगा, और ये भी उसके अंदर टोटली टैक्स हो जाएगा। बिजनेस रिलेशनशिप में अगर हमें मिलेगा हमारे कस्टमर से या हमारे वेंडर से, ठीक है, कस्टमर हमें गिफ्ट दे सकता है बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर, या वेंडर, तो वो हमारी बिजनेस इनकम में चला जाएगा। शेयर होल्डर से, अगर शेयर होल्डर्स हैं और हमें कंपनी से कोई गिफ्ट मिलता है, तो ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और ये भी टोटली टैक्सेबल होगा। हाँ जी, एफटीआर में ये ज़ाहिर बात है कि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में चला जाएगा। रिलेटिव से अगर हमें कोई एसेट मिलता है, ठीक है, अदर देन कैश, हम भी रिलेटिव हैं और दूसरे जो ट्रांसफर हैं वो भी क्या है, हमारे रिलेटिव्स भी हैं, ठीक है। तो ये अगर हमें कोई एसेट मिलता है अदर देन कैश, तो वो क्या होगा, हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
और अगर हमारे रिलेटिव हैं और हमें वो कैश में पे कर रहे हैं, वो भी हमारे, तो ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है, मेरा दोस्त है और मेरा फ्रेंड ही मुझे कुछ दे रहा है, तो वो भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टोटली टैक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। विरासत में, इनहेरिटेंस में, ऑल एसेट्स, ठीक है, विरासत में फादर की डेथ के ऊपर जो है या मदर की डेथ के ऊपर आपको जो भी जिससे मिलता है वो एग्जेम्प्ट होगा किसी शक्ल में भी, इन एनी फॉर्म, ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, और कोई इस तरह का एसेट जो हो हमें अच्छा, अब हम देखते हैं डीम्ड इनकम कि हमारी डीम्ड इनकम कहाँ कहाँ आ रही होती है। अगर आप डीम्ड इनकम को देखें तो सबसे, अब हम देखते हैं डीम्ड इनकम को हम जरा समराइज कर लें। डीम्ड इनकम सबसे पहले हमने पढ़ी जाके एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर शेयर्स अंडर एम्प्लॉई शेयर स्कीम, राइट। तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उस दिन, जिस दिन हमें वो शेयर्स ओपन हो गए या हमारे नाम ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे तो वो मेरी क्या बन गई, डीम्ड कॉस्ट बन गई। ठीक हो गया। और दूसरा हमने डीम्ड कॉस्ट को पढ़ा था इन विरासत में, इनहेरिटेंस के अंदर जो है, जो ट्रांसफ़र की कॉस्ट है, ट्रांसफ़र कॉस्ट, वो हमारी क्या बन गई, डीम्ड कॉस्ट, ये बन जाएगी। इसी तरह गिफ्ट के अंदर भी सेम है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, तो ये भी मेरी कॉस्ट वही कॉस्ट बन गई। लेकिन अगर गिफ्ट मिल जाए फ्रेंड से, गिफ्ट आपको मिल जाए फ्रेंड से, तो वो आपकी उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू एसेट की होगी वो आपकी डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद आपका बोनस शेयर जो है, बोनस शेयर जो होता है उसकी भी उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है जब आपको मिलता है वो आपकी डीम्ड कॉस्ट बन जाती है। इसी तरह डिविडेंड इन स्पीशी, डिविडेंड इन स्पीशी मेरा ख्याल ये आपके सिलेबस में है नहीं, यानी अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स दे दिए जाएं, कंपनी अपने शेयर दे तो उसको बोनस शेयर्स कहते हैं, किसी और कंपनी के शेयर आपको फ्री दे दे वो भी आपका डिविडेंड होता है। उस शक्ल में भी उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी डीम्ड कॉस्ट बन जाती है। हाँ जी, आपकी बुक में है लेकिन आई के अपनी बुक में मेरा ख्याल नहीं लिखा हुआ। बहरहाल लिख लें इसको, अगर वो ऐसा हो किसी और कंपनी, आज तक उसने बोनस शेयर्स का रेट आपको पता 10% है, 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो उसके ऊपर है। जी, इस ओके। और डीम्ड कॉस्ट कहाँ पर है, अंडर सेक्शन 7, अंडर सेक्शन 7E जो डीम्ड कॉस्ट आपकी बनती है वो भी क्या है कि वो जो उसकी सारे एसेट को माइनस करके, जो उससे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, कैपिटल एसेट को जो माइनस करके बनाते हैं वो आपकी डीम्ड कॉस्ट
नहीं, वहाँ डीम्ड कॉस्ट नहीं है, वहाँ डीम्ड इनकम का जिक्र है, वहाँ डीम्ड कॉस्ट नहीं बल्कि डीम्ड इनकम का जिक्र है। इसी तरह आप जो है जब एग्जेम्प्ट इनकम को, एग्रीकल्चरल इनकम को यूज़ करते हो, एग्रीकल्चरल इनकम को आप कहीं यूज़ करते हो, खुद ही एग्रीकल्चरल इनकम को सेल्फ यूज़ करते हो, तो ये भी आपकी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी डीम कॉस्ट बन जाती है। यानी मैंने चावल उगाए और वो 100 रुपये के थे, मैंने वो आगे बेचने की बजाय ख़ुद उसको यूज़ कर लिया, तो अब ये 100 रुपये मेरी क्या बन जाएगी, डीम कॉस्ट बन जाएगी मेरे बिजनेस इनकम के लिए। डीम्ड इनकम की डीम कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये भी हमारा, और क्या था मैंने कहा था, हाँ, एक चीज़ होती है कि आप जब अपने एसोसिएट से एसेट परचेज करते हैं ना, तो फिर वहाँ पर कॉस्ट नहीं ली जाती। आप अगर अपने एसोसिएट से कोई एसेट परचेज करते हैं, देखें, एक है मैं अपने रिलेटिव से एसेट को बाय कर रहा हूँ, मुझे गिफ्ट मिल रहा है, उस पर तो आपकी वो एग्जेम्प्ट हो गया ना, उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट बन गई। लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव से एसेट परचेज कर लें तो फिर वहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है, कॉस्ट नहीं ली जाती। दोबारा सुन लीजिएगा कि अगर आप एसेट अपने रिलेटिव से बाय कर लें, एसोसिएट से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एसेट परचेज्ड फ्रॉम रिलेटिव्स या एसोसिएट, तो वहाँ आपकी जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो आपकी डीम्ड कॉस्ट होती है। ये दोनों में फ़र्क सुनिएगा, अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल जाए तो उसकी कॉस्ट आपकी कॉस्ट बन जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे वालिद हैं, उन्होंने एक घर जो है वो मुझे गिफ्ट कर दिया, वो 10 मिलियन का उन्होंने बाय किया था, आज जो है वो 100 मिलियन का है, तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी होगी, 10 मिलियन जब मैं बेचूंगा। लेकिन अपने वालिद से मैंने 100 मिलियन का घर जो था वो 50 बाय कर लिया है, तो अब मेरी कॉस्ट 50 मिलियन नहीं है, वो कितनी है, 100 मिलियन है, और उनकी इन सेल प्राइस 100 मिलियन है, मेरी परचेज प्राइस 100 मिलियन है, ये फ़र्क है। ठीक है, नहीं समझ आ रही? मैंने सिर्फ ये बताया, आपके एग्जाम में ये सवाल कभी आज तक उसने मेरा ख्याल पूछा नहीं है, ऐसी कभी चीज़ आई नहीं है कि रिलेटिव से चीज़ को परचेज़ किया गया हो। लेकिन अगर रिलेटिव से किसी चीज़ को परचेज़ कर लिया जाए तो वहाँ पर फिर एक्चुअल प्राइस को इग्नोर, देखें, जब भी आप कोई चीज़ बाय करेंगे ना, वहाँ फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, वहाँ एक्चुअल कॉस्ट ली जाती है। लेकिन जब आप चीज़ को बेचते हैं ना, उस वक़्त सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर ली जाती है। लेकिन एक केस मैंने आपको एक्सेप्शन के तौर पे बताया है कि जहाँ पर आप अपने रिलेटिव से चीज़ बाय करें और अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एग्जाम में गिवन होगी तो आप वहाँ फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, परचेज प्राइस को नहीं लेंगे। जी, होगी अज़म बात, ये एक्सेप्शनल है। चलें जी, हम चलते हैं अपने दोबारा सफ़र के ऊपर, पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन को देखते हैं। न्यूमेरिकल जी बड़ा एक ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है, आजकल एग्जामिनर ने इसी बेस के ऊपर चेक कर रहा है। ये तकरीबन चौथी पांचवी दफ़ा उसने बजाय किसी एक पर्सन के उसने 3 पर्सन को दे के उसकी टैक्सेशन पूछी हुई है। देखिएगा 16 नंबर का ये क्वेश्चन है, कहता है जी, इन द लाइट ऑफ दिस, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन रूल्स मेड देयर अंडर, compute the amount of sales tax payable or refundable to each of the above registered person, also compute input tax to be carried forward if any for the tax period this। जो टैक्स पेएबल और रिफंडेबल है, इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स पेएबल है ये क्या है, मेरा आउटपुट माइनस इनपुट, और ये जो मेरा रिफंडेबल है ये ज़ीरो रेटेड गुड से आएगा, और ये जो कैरिड फॉरवर्ड है ये या तो सेक्शन 8B रिस्ट्रिक्शन से आएगा
या ये फिक्स एसेट की वजह से आएगा। अगर आपको इस बात का पता है तो आप काफ़ी हद तक अब क्वेश्चन को हल करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, कि मेरे से जो चीज़ें मांगी गई हैं उनका ताल्लुक़ किस किस चीज़ के साथ मौजूद है। सबसे पहले जी मिस्टर ए के पास हमारी परचेजेस हैं। इनपुट्स को देखते हैं। हमारा मंथ है फेब का। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक है। मशीनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड। हमारे पास एक ही तरह की सेल है, लिहाजा यहाँ अपोर्शनमेंट का कोई इशू नहीं होना चाहिए। These supplies are net of trade discount and cash discount of 2 million and this। ये जो उसने नोट दिया था हमारा, उस नोट के ऊपर वो कह रहा है कि इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट 2 मिलियन शामिल है और इसके अंदर कैश डिस्काउंट जो है वो 1 मिलियन शामिल है। ये बात तो ठीक है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं और कैश डिस्काउंट माइनस नहीं किया जाता। ये जो हमारी जो सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है उसमें हमारे पास कैश डिस्काउंट भी मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर हमें जो है इसके अंदर जो है वो कैश डिस्काउंट को करना है, क्योंकि मेरे पास जो इनवाइस होगी उसके ऊपर क्या होगा, ये मेंशन कैश डिस्काउंट नहीं होता, लिहाजा मुझे उसको लेना चाहिए। क्वेश्चन को चूँकि हमारे क्वेश्चन में अपोर्शनमेंट का इशू है नहीं, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर इसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के मॉडल में हम इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? ये क्वेश्चन नंबर 6 या 7? 7 लग रहा है मुझे। सेल्स टैक्स का ये देखिएगा, मिस्टर ए, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, चूंकि मैंने बार बार ये अवॉइड कर सकता हूँ एग्जाम में लिखना, क्योंकि 3 लोग हैं, तीनों का मैं बार बार हेडिंग भी दे सकता हूँ, मिस्टर ए कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब, या मैं क्या कर सकता हूँ इसको और एक ही दफ़ा लिख के कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी एक हेडिंग दे के ऐसे भी किया जा सकता है, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ फेब 2024। अब यहाँ लिख देंगे मिस्टर ए। अब इसका पहले हम करते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट में देखें सबसे पहले क्या चीज़ थी हमारे पास, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, और दूसरी क्या थी, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन में क्या था हमारे पास, 10 प्लस, अच्छा 8 मिलियन था, यही था। और ये है जी 18%। ऊपर हम रुपीज़ लिख देते हैं। सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितनी है जी, 5 मिलियन। और एग्जाम्ड सप्लाईज, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज नहीं है, सेल्स रिटर्न नहीं है, तो ये हमारी हो गई आउटपुट टैक्स, ठीक है जी। लेस इसमें क्या करेंगे आप, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स
इनपुट टैक्स कौन कौन सा लिखना आपने सारा ही है, एग्ज़ाम में जितने भी इनपुट्स हों, शो और रेलिवेंट एग्जामेशन एंड डिसअलाउंसेस, वो हमने लिखने होते हैं वो आसान। अच्छा, मेहरबान एसोसिएट का क्वेश्चन मैंने आपको करवाना, मुझे याद करवाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी किताब में है, पास पेपर का क्वेश्चन है, ज़रा अच्छा है वो। अच्छा, लेस और वेल स्टेटमेंट भी, वो भी हम करें, कोशिश करूँगा मैं शायद कल ही वेल स्टेटमेंट करवा दूँ पहले, फिर मैं पास पेपर के ऊपर जो भी चीज़ें आपकी इंक्वायरी हो आपने मुझे डिस्कस करते रहना। हाँ जी, वो मैंने करवा दिया था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करवा के ना, कोड ऑफ एथिक्स का, अब किसी ने कहा था, मैंने दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग करवाई, करवा दूंगा, फिर करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करवा के फिर मैंने वीडियो शेयर की थी। हाँ जी, मैं दोबारा करवा देता हूँ। अच्छा जी, इसमें थी हमारे पास परचेजेस थी, ठीक है, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सनस 10 प्लस 1, कितनी होगी जी हमारे पास 11, ठीक है। मैं इसको अच्छा, अगर ये स्पेशल आइटम हो तो फिर आपने यहाँ 25% है ना, वो याद है ना, इंपोर्ट का टिशू, परफ्यूम्स, वो सारी चीज़ें जो हैं, है ना, हाँ वो वाली। और परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको आपने इग्नोर करना है, कितनी वैल्यू बस लिख दें 4 मिलियन की, और यहाँ डैश आ जाएगा। और इसमें आपने ऐड क्या करना है, ऐड ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसमें ज़रा ये देखिएगा, ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, ये इनपुट है, इसको नहीं 18 से मल्टीप्लाई कर देना, उसने लिखा हुआ ये इनपुट टैक्स है, ठीक है ना, तो इसको भी आपने 3 मिलियन, अच्छा ये नहीं है, मशीनरी अनरजिस्टर्ड से है, तो मशीनरी तो बाद में करनी है ना। हाँ जी, ये आ गया, ठीक है जी। और क्या करेंगे, और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, दिस इंटू 0.9 विच एवर इज लोअर, ये आप क्लेम करेंगे। एक हो गया, इसमें फिर आप क्या करेंगे, लेस इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी, कितनी मशीनरी की वैल्यू है, 4 मिलियन। अच्छा, अब देखें ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, ऐड फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4% ऑफ 5 मिलियन, तो आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी
टैक्स लाइबिलिटी। देखें जहाँ पर तो मैं गलती नहीं कर रहा वहाँ तो मुझे मोर्द इल्ज़ाम ना दिलवा। यहाँ हम लिख देंगे फॉरवर्ड, सेल्स टैक्स पेएबल लिख रहे। बच्चों को काम सिखा देंगे, ये मसला होता है, फिर गलतियाँ बड़ी निकालते हैं। ठीक है जी, इज़ इट क्लियर? ये हमारा आ गया। अब इसमें सेल्स टैक्स कैरिड फॉरवर्ड लिखना है, उसने पूछा था सेल्स टैक्स कैरिड फॉरवर्ड। वो हमारे पास कौन कौन सा आ गया? एक तो हमारा जो क्लेम करना था और जो हमने एक्चुअल क्लेम किया, और प्लस हमारे पास आ गया 486 फिक्स एसेट की वजह से। तो टोटल हमारे पास अगर हम इसको नोट करें तो टोटल सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड ये आ गया। ठीक है, मैंने देखें अपनी तरतीब नहीं छोड़ी। मैंने आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स ऐड ब्रॉड फॉरवर्ड और 90% माइनस मशीनरी ऐड फर्दर टैक्स, मैंने उसी तरतीब से किया। मेरा मसला ये वाला हल हो गया। ज़ाहिर बात है मैं टाइप कर रहा हूँ, ज़रा मैं लगा हुआ। आप एग्ज़ाम में जब प्रेशर में कर रहे होंगे तो वो काफ़ी चीज़ें ये सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? मैंने अपनी रूटीन को ख़राब नहीं किया ना। आप ना लिखें फर्दर टैक्स को, क्योंकि ऊपर कैरी फॉरवर्ड आ रहा है ना, आप ना लिखें ये। ठीक है ना, आप ये ठीक है, आप इस तरह से कर लें। ये अमाउंट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस्टर बी के ऊपर 3 नोट हैं जी। मिस्टर बी ने नोट किया हुआ है, बड़े नोट हैं इनके पास। रजिस्टर्ड पर्सन को है, मशीनरी है इनकी, सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एग्जाम सप्लाइज भी इन्होंने की हैं और इनकी ब्रॉड फॉरवर्ड भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये तो नहीं आएंगे ना ज़ीरो रेटेड परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, हैं भी अनरजिस्टर्ड से, हैं भी ज़ीरो रेटेड हों या ज़ीरो रेटेड रजिस्टर्ड से भी हों, फिर भी उसका कोई हम जी नहीं ज़ीरो नहीं। इनका सवाल ये है कि आप ज़ीरो रेटेड किसी से परचेज़ करते हैं तो उसका रिफ़ंड मिलेगा? भी आपने दिया ही कुछ नहीं है। मैंने किसी से कोई चीज़ बाय की है जो ज़ीरो रेटेड है, तो मैंने टैक्स दिया ही नहीं, तो रिफ़ंड किस चीज़ का मिलेगा? रिफ़ंड उस वक्त मिलेगा कि मैंने जो चीज़ बेची है वो टैक्सेबल है, उसके अगेंस्ट जो वो ज़ीरो रेटेड है, और उसके अगेंस्ट मैंने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जिन पे मैंने टैक्स दिया हुआ है। गवर्नमेंट कहती कि इनका हमसे रिफ़ंड ले लें आप, तो ये तो नहीं होगा। अब नोट देख लेते हैं इसके, 2, 3 और 4 नोट गिवन है। कहता जी मशीन इज़ यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्ड सप्लाईज। इसका मतलब ये इनपुट निकल गया हमारा, ये जो मशीन है ये तो इनपुट गया ना इसका। ठीक है, इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद आगे कहता है जी नोट 3 में 10% ऑफ सप्लाईज आर मेड टू द कॉटेज इंडस्ट्री, ये वाली। कहता है जी कॉटेज इंडस्ट्री को 10% सप्लाईज कॉटेज, इसका मतलब जो फर्दर टैक्स लेंगे तो इसको निकाल देंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें से 10% टैक्स 10 पे पूरा लेंगे, लेकिन फर्दर टैक्स के टाइम पे 10% उसमें से माइनस कर देंगे। आगे 5वां भी इसका पॉइंट है कि 4 यही थे, ये मिस्टर बी के पॉइंट्स थे। सही है, तो इसके अंदर दूसरी बात क्या है कि इसने सप्लाईज क्या की हैं, हमारे पास एग्जाम सप्लाईज भी हैं। हमें यहाँ पर अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, हमें किसकी पहले, तो इसका मतलब पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इनपुट चाहिए, और इनपुट हमारे पास है ही कितना, सिर्फ 20 मिलियन है। इसके ऊपर नोट को क्या लिखा है इसने, 20% of the supplies are third schedule item, the retail value is 30% more than the purchase value. शुक्र जी। कहते जी नोट 2 के अंदर ये सारी की सारी क्या है, रिटेल गुड्स हैं। ये ज़रा ध्यान कीजिएगा, इसमें 20% ऑफ द सप्लाईज
आर थर्ड शेड्यूल आइटम द रिटेल वैल्यू ऑफ विच इज़ 30% मोर दैन दी परचेज वैल्यू जो है। लेकिन इसमें क्या है वो 20%। इसका मतलब ये है कि हमें अपने मिस्टर बी के लिए कुछ वर्किंग पहले कर लेते हैं। मिस्टर बी के लिए कुछ चीज़ें पहले सेट कर लेते हैं। मिस्टर बी में सबसे पहले क्या है, परचेजेस। परचेजेस कितनी है हमारी, 20 मिलियन की। और इसमें से हम करते हैं रिटेल गुड्स, वो कितनी है, 20% ऑफ द 20 मिलियन। तो 20 माइनस दिस इंटू 0.2 इंटू 0.2 ये हो गई। तो बाकी हमारे पास क्या बची, नॉर्मल हमारे पास 20 ये आ गई। सही है, हमारी नॉर्मल जो आ गई वो हमारे पास 80% आ गई। अच्छा, इसका तो हमने 18% ले लेंगे, ठीक है, इंटू 18%। ये जो वैल्यू है ना इसकी, वो जो बता रहा है हमें रिटेल गुड्स की, वो कहता है ये अंडर वैल्यू है, यानी ये सेल प्राइस है। हमें कहाँ तक पहुँचना है, रिटेल प्राइस पे। ये क्या है, सेल। तो हम कहेंगे इसको बेशक आप लिख दें सेल प्राइस या परचेज प्राइस। परचेज प्राइस यहाँ लिखेंगे रिटेल प्राइस ऑफ रिटेल गुड्स। वो कितनी होगी आपकी, 4 मिलियन इंटू 1.2 या 120%, 130%। तो ये हो जाएगी आपकी 30 इंटू 1.3। क्लियर होगी बात। यानी मुझे उसकी परचेज प्राइस गिवन थी, जबकि मुझे सेल प्राइस लेनी है। रिटेल गुड्स के लिए आप परचेज करें या सेल करें, आपने क्या लेनी होती है, रिटेल प्राइस ही लेनी होती है। क्लियर। ये मेरा टोटल इनपुट आ गया, इसके अलावा तो इसमें कोई और इनपुट है नहीं, ऐसे ही है। अब इसकी मैंने अपोर्शनमेंट करनी है। अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट में क्या तरीकेकार है आपके पास, सप्लाईज आ गई, ठीक है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल में कितनी सप्लाईज है आपके पास, किधर गया भाई तू, एग्जेम्प्ट सप्लाईज 28 और 10। टैक्सेबल तो 38 आ गई ना, और 9 आ गई एग्जेम्प्ट। तो 28 प्लस 10, 28 प्लस 10 ये हो गई 28, 30। अच्छा, यहाँ पर बेशक आप एग्ज़ाम में मिलियंस में लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होती है ना, क्योंकि इसमें अपोर्शनमेंट करनी होती है, बेशक सारे सिफर ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाता है। और ये कितनी थी, 9 मिलियन की। आप इसकी पोर्शन अगर परसेंटेज एग्जाम में लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि अंदाज़ा है। कॉमन इनपुट टैक्स कितना है हमारा, ये वाला आ गया। तो आप 38 इंटू दिस, 19 इंटू दिस, तो ये हमारा इनपुट यहाँ से निकल आया। ठीक है, ये हमारा इनपुट यहाँ से वो आ जाएगा। बाकी सेम उसी पैटर्न पे दोबारा आ जाएंगे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये सहूलत आपको मैसर नहीं है। आउटपुट टैक्स सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी है जी, ये बार बार गुम हो जाता है। ये
28, 10 और 9, 28, 10 और एग्जेम्प्ट सप्लाईज अब इससे मैं हाथ से नहीं लिख रहा, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज कितनी है? 9 मिलियन, ये ज़ीरो हो गई। उसके बाद हमारा इसको बोलेंगे रेजिजुअल इनपुट टैक्स। कितना आ गया जी हमारा? अब यहाँ ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पर तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ठीक है। और ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है इसमें? 2 मिलियन। और 90% ऑफ दी, तो हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इनपुट टैक्स मशीन वो तो एग्जाम सप्लाईज में थी, इसको निकाल देंगे। फर्दर टैक्स 10 मिलियन था ना, 10 मिलियन इंटू 90%, 10% थी ना कॉटेज इंडस्ट्री को, तो उसका मैंने निकाल दिया। कितना था? 10 प्लस 10 इंटू 0.9 और इसका 4%, ये तो कैरी फॉरवर्ड तो नहीं है इसमें। ठीक है जी। और इसमें मिस्टर ए और बी में क्या फ़र्क था? अपोर्शनमेंट का, और फिक्स एसेट का भी डिफरेंट है। फोकस काम कर रहा है अभी तक भी कि नहीं? सही है। मिस्टर सी की जी मशीनरी फ्रॉम दी, मिस्टर सी की परचेज है ही नहीं। मिस्टर सी की एक है जी टैक्सेबल पर सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, नहीं होगा। है हमारी, इसका नोट 5वें और 6 का नोट देख लेते हैं। दिस इंक्लूड सप्लाई 2 मिलियन फ्रॉम दी कॉटेज इंडस्ट्री। उससे क्या होगा? कॉटेज इंडस्ट्री भी अनरजिस्टर्ड ही होती है। हाँ जी, गुमराह कर रहा है, बिल्कुल गुमराह। द मशीन इज़ यूज एक्सक्लूसिव फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, हमारे पास है ही सिर्फ ये वाली 12 मिलियन का। और नीचे सप्लाईज देखें, सप्लाईज रजिस्टर्ड की है, अनरजिस्टर्ड और एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी गिवन हैं। ये तकरीबन कुछ बी की खसलतें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अंदर बी की कुछ खसलतें जो हैं वो पाई जाती हैं। देखें, ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम करेगा नॉर्मल से ज़्यादा। इसके मार्क्स हैं 16। अब देखें 16 इंटू 1.8, ठीक है। हो सकता है, वैसे हो सकता है जिसकी प्रैक्टिस होगी वो कर लेगा। लेकिन अगर हो भी जाए तो कुछ हमें टाइम, कुछ क्वेश्चन हमें टाइम सेल भी कर रहे होते हैं ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम मार्क्स के होते हैं, तो एडजस्टमेंट हो रही होती है। एग्जामिनर ऐसे नहीं होता कि वो क्वेश्चन डालता है, इधर से नंबर डालता है, अगर ना हो तो कुछ काट देता है उसको या कुछ बढ़ा देता है। कोई तराजू नहीं होता उसके पास कि इतने टाइम में हल होगा। अंदाज़ा लगा रहा होता है कि इतने टाइम में ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, अब इसके पास हमारे पास तो परचेजेज इसमें है ही नहीं, नहीं है ना। इसकी सिर्फ एक मशीनरी ही है इसकी, ऐसे ही है ना। मशीनरी कितनी है ये? 12 मिलियन की, यही है। और सप्लाईज में क्या चीज़ शामिल है? इसमें एक नई आइटम आ गई इसके अंदर,
वो ज़ीरो रेटेड आ गई, ज़ीरो रेटेड। टैक्सेबल सप्लाईज कितनी इसमें, 42, 15 और 7, 42, एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, समझ आ रही है, 15, और ये हैं ज़ीरो रेटेड 7 हैं और एग्जाम सप्लाईज 15 है ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस, 100 पूरा हो रहा है नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसमें क्या है, जो मशीनरी है वो सिर्फ टैक्सेबल में इस्तेमाल हुई है। तो टैक्सेबल से क्या मुराद लें फिर हम, टैक्सेबल में तो ज़ीरो रेटेड भी टैक्सेबल ही होती है ना, तो इसको क्यों ले रहे हैं आप, ये लें, इसमें कौन सी देर लगी है। तो अब यहाँ हमें नोट लिखना पड़ेगा कि टैक्सेबल मींस ज़ीरो रेटेड। टैक्सेबल से क्या नोट नीचे लिखेंगे कि टैक्सेबल से मुराद ज़ीरो रेटेड गुड्स भी मौजूद हैं। टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी है जी हमारे पास, 42, और अनरजिस्टर्ड को ज़ीरो हैं। एग्जाम्प्ट हमारे पास हैं जी 15 की, और ज़ीरो रेटेड भी हैं ज़ीरो रेटेड कितनी, 7 मिलियन। तो हमारी टैक्सेबल कितनी आ गई, 118। ब्रॉड फॉरवर्ड है इसमें, नहीं है, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं लगेगी, सही कह रहे हैं आप। देखिए आज आपका दिन है, अनरजिस्टर्ड को कोई सप्लाई है नहीं, वो भी नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स है पेएबल, और सेल्स टैक्स है रिफंडेबल। ठीक है, वर्किंग का रेफरेंस देना चाहें एक या दो, जो भी आपने बनाई है। ज़ीरो रेटेड, नीचे आपने एक नोट लिख देना इसके साथ, नोट it is assumed that taxable goods means taxable and zero rated, है ना। मैं वो पेन से इसलिए नहीं कर रहा, मेरे कमर में दर्द शुरू हो जाता है, मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, ऐसे मुझे मेरे लिए ज़रा, हालांकि वो थोड़ा सा आज मैं टाइपिंग में इशू मुझे तंग कर रहा है जी। क्लियर हो गया। अब ज़रा देखते हैं कि एग्जामिनर साहब बहादुर ने हमें क्या इसका जवाब दिया हुआ है, कि जवाब ही दिया हुआ उन्होंने। हाँ जी, सही है, क्या बात है, फिर तो आप छा गए हैं अगर ये सही है। मिस्टर ए का ब्रॉड फॉरवर्ड, इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड, ये क्या किया, अच्छा इसने अच्छा पहले उसने क्रेडिट कैलकुलेट किया। एग्जामिनर अक्सर पहले इनपुट कैलकुलेट करता है फिर उसको बाद में, यानी रूटीन वाइज, ये भी अच्छा है कि पहले आप इनपुट कैलकुलेट कर लें बाद में आउटपुट कैलकुलेट कर लें। ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, फर्दर टैक्स पेबल आ गया। अच्छा उन्होंने मिलियंस में लिखा हुआ है, मैं रिस्क नहीं लेता एग्ज़ाम के अंदर, पॉइंट लिखने में ना गलती हो जाती है जल्दी के अंदर।
फिर उसके बाद ये है कि स्टूडेंट अभी ताज़ा तो वो कंप्यूटर से आए हुए होते हैं, तो यहाँ इतनी उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। मिस्टर बी का भी ठीक है हमारा आंसर, सारा ही सही हो गया जी, क्या बात है, ये आपने ठीक करवाया है ये। और यहाँ इसने कहीं नोट लिखा हुआ है इसका कि हमने इसको अज्यूम किया हुआ है, मिस्टर सी का नहीं किया हुआ, यानी ज़ीरो रेटेड को उसने टैक्सेबल लिया हुआ है, तो हमारे पास ये रेफरेंस आ गया आइंदा क्वेश्चन के लिए भी। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है अब हमारे पास सेल्स टैक्स का, दिस वन। अच्छा, इसके लिए इसने ना कहा है वेदर आर कंसिडर टैक्सेबल एक्टिविटीज़ और नॉट। तो पहले ज़रा टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन प्योरली 6 मार्क्स की उसने डेफिनेशन को ही पूछ लिया है। नहीं जी, क्वेश्चन आया जी, एग्जाम में 1000 की जगह के यूज़। अच्छा, इनका सवाल ये है कि 1000 में आप यूज़ दी, आप वर्किंग करते हुए के यूज़ कर लें, मेन में नहीं आपने के करना। यानी आप अगर वर्किंग कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो इनर कॉलम में हम वर्किंग कर रहे होते हैं ना, ये वाली यहाँ आप जैसे ये है तो यहाँ आप एम और यहाँ एम लिख सकते हैं, के मेन के अंदर जाके एम और के नहीं लिखना। और अगर लिखना है तो इसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, रुपीज़ इन मिलियंस, रुपीज़ इन थाउजेंड्स। यानी अगर आप यहाँ करना चाहते हैं फिर यहाँ लिखेंगे रुपीज़ ब्रैकेट में मिलियंस, ठीक है। तो फिर यहाँ आपको 38 और 9 ऐसे कर लें, फिर ठीक है। लेकिन इसके अंदर यानी यहाँ नहीं के लिख सकते, 3.085 के, वो आपका केक बना देगा, वो बड़ा तबता है इस बात के ऊपर। वाना गोना शाना जो है ना इज सिक एंड टायर्ड ऑल दीज थिंग्स, वो इससे उसको वो अच्छा महसूस नहीं करता। सही है। अच्छा जी, इसके लिए हमें टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन देखें, इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि एग्जामिनर किसी एक डेफिनेशन पे फोकस करके वो वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन भी दे सकता है, उसके ऊपर भी वो फोकस कर सकता है। अच्छा, ए में फिर बी क्या है यहाँ पे, पैकिंग मटेरियल वर्थ दिस फ्रॉम दिस प्रोडक्ट डिड नॉट डिपॉजिट द रिलेटेड टैक्स गुड्स वर्थ ₹30। अच्छा, इसको देखते हैं, सी 3 है, 3 सी के इसमें पार्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। टैक्सेबल एक्टिविटीज़। अच्छा, सबसे पहले टैक्सेबल एक्टिविटीज़ को, अच्छा इसको ऐसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर डेफिनेशन के मुताबिक देखते हैं कि इसका क्या हल होना चाहिए। टैक्सेबल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है? सवाल ये है कि टैक्सेबल एक्टिविटी 2 जगहों से इंपॉर्टेंट है। सप्लायर के लिए सप्लाई बन जाती है और बायर के लिए इनपुट बन जाता है। अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपको आउटपुट नहीं लगेगा, और अगर आप चीज़ें बाय कर रहे हैं तो आपको इनपुट नहीं लगेगा। ये बात जहन में रखनी है। टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखवाया भी था। तो इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि अगर आप टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप उसको आउटपुट का हिस्सा बनाएंगे, और अगर आपने चीज़ बाय की है और आप टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन में आ रहे हैं तो वो आपका इनपुट बन जाएगा। तो नुकसान भी होगा और फ़ायदा भी होगा। कहता है जी, नदीम रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 250 फॉर द मंथ ऑफ फेब फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। तो सैलरी टैक्सेबल एक्टिविटी में तो है, लेकिन सैलरी पे टैक्स ही नहीं है, राइट? नहीं, उसने कहा था बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, राइट? लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट को हम, यानी चीज़ों को देखें, बात सुनिएगा, मैं ये स्टाइलस बेचता हूँ, ये लैपटॉप बेचता हूँ, तो ये जो सेल है ये मेरी टैक्सेबल एक्टिविटी है, लेकिन मैं एम्प्लॉय होके ये बेच रहा हूँ, तो ये फिर हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या जी, जाहब प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर फॉर हिज स्टार्टअप बिजनेस फॉर एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। देखें, टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर गुड्स भी आती हैं, सर्विसेज भी आती हैं। ऑल दो सर्विसेज प्रोविंशियल ले रहा है, लेकिन सर्विसेज उसमें फॉल करती हैं। उसने ये नहीं पता पूछा कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसने सिर्फ पूछा कि ये टैक्सेबल एक्टिविटी है या। शाहजेब प्लेड द पियानो एन इंस्ट्रूमेंट ही हैज़ प्लेड सिंस चाइल्डहुड एट हिज पेरेंट्स एनिवर्सरी पार्टी। पियानो एक शौक के तौर के ऊपर काम करता है,
प्रोफेशनल नहीं है। देखें इन दोनों में फ़र्क देखिएगा, दोनों सर्विसेज में फ़र्क देखें। ज़ाहा प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू ब्रदर फॉर हिज स्टार्टअप बिजनेस, उसके बिजनेस में उसकी हेल्प कर रहा है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। लेकिन एज वो क्या कहते हैं इसको, एज हॉबी कि मैं पियानो बजा रहा हूँ, तो उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी आई और उसने वहाँ पर जाके पियानो बजाई, लोगों ने कुछ पैसे दे दिए, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। मेरी शादी हुई, लोगों ने आके वो न्योंदरा दे दिया, राइट, तो ये मेरा काम तो नहीं है ना, शादियाँ करवाता हूँ और पैसे लेता हूँ लोगों से, मेरा प्रोफेशन तो नहीं है ना। बात समझ आ रही है? यानी मेरा ये कारोबार नहीं है शादियाँ करवाना या लोगों की तलाक करवाना। मैं तो अपनी शादी है, लोगों ने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो लिहाजा ये सर्विसेज जो हैं, मुझे इसके अगेन जो पैसे मिल रहे हैं, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं। दोनों में फ़र्क समझ आई है? हाँ जी, अभी आ रहा है वो भी। फुरकान हु वर्क्स एज एन अकाउंटेंट फॉर बीनिश एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय मिस बीनिश गिव्स मैथ ट्यूशन टू बीनिश डॉटर अरहम फॉर अ मंथली फ़ी ऑफ रुपीज़ दिस। अच्छा, वो बीनिश एंटरप्राइजेज के लिए क्या काम करता है? फुरकान अकाउंटेंट है उसका। अब ये ख़ुद तो उसमें नहीं है ना, एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसने कहा, मिस बीनिश ने उसको कहा कि मेरी बेटी को आप ट्यूशन पढ़ा दिया करो, उसके तुम्हें पैसे दूंगी। तो ये वन ऑफ, यानी एक दफ़ा वो काम जो है वो उसके लिए कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड वो कर रहा है। कुर्रतुल ऐन अ होम मेकर विद अ हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स एंड pastries rented a stall at Karachi Food Festival and sold her baked items, right? अपनी आइटम्स को बेच रही है, तो प्योर उसकी गुड्स को सेल कर रही है, टैक्सेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन को ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें। सेल्स की डेफिनेशन में इतना आप मुसलसल घर बैठ के नहीं पढ़ सकते थे, कभी आपने मस्तियाँ करनी थी, कभी वो। अच्छा, एक चीज़ और भी है, घर में जब पढ़ाई हो रही होती है ना, तो ऐसे दिल कर रहा होता है कोई काम ही कह दे यार, है ना? कभी नोट किया आपने? वैसे काम करो तो जनाब वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो बाज़ार में रात को सोया हुआ पढ़ता है ना, वो उस वक्त जो है ना, हाँ जी, यानी किसी बच्चे को काम कहते ना घर में, यार बात सुनना, उसको पहले ही पता था काम आने लगा है, राइट? हाँ जी, क्या मसला है? पढ़ते हुए को काम कहे ना, दौड़ दौड़ के बंदा जो है ना वो काम कर रहा होता है, तो कह रहा चलो जान छूटी। हाँ जी अच्छा, दुनिया में ये जो पढ़ाई है ना, ये मसलन को बंदा मुझे कहना आई एन्जॉयड टू स्टडी और फलाना टिंगना, मुझे बड़ी तब चढ़ती है। मैं कहता हूँ यार, मेरा बच्चा जी बड़ा पढ़ता है, बड़ा इसको शौक़ है पढ़ने का। मैं कह यार ये कौन सा शौक़ है? ये शौक़ है इंग्लिश वाला, शौक़ लगता है। यानी मैंने तो कभी नहीं एंजॉय किया ज़िंदगी में पढ़ाई को। नहीं, ये जो बच्चे माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा शौक़ से पढ़ता है, उसको पढ़ाई का बहुत ही शौक़ है। मसलन मुझे कई लोग कहते हैं आप डॉक्टर, आपने डॉक्टरेट कर ली है, आपने सीए कर लिया, आपने एमए इकोनॉमिक्स कर लिया, ये कर लिया, आपको बड़ा शौक़ है पढ़ने का। मैं कहता हूँ जी मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है पढ़ने का, आपकी मेहरबानी ज़रा। नहीं तो आप फिर इतना पढ़ कैसे गए? मैं कह मजबूरी में पढ़े हो ना भाई। और जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कुब्बे लत पई तो कुब निकल आया, तो हमें तो टांगे पड़ी हुई हैं जिससे हमारा जो है वो हुआ हुआ है। टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय, देखें उसने एनी को कह दिया, वेदर और फॉर प्रॉफिट और नॉट, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज और बोथ टू अनदर पर्सन, अ वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, anything done or undertaken during commencement और termination of economic activity। यानी शर्ट बननी है तो जो शख्स
फूल को उतारता है, ठीक है, उसमें कैनोला अलग करता है वो सारी, और आखिरी शख्स कौन करता है, उसकी पैकिंग करता है या उसको सप्लायर तक पहुंचाता है, ये तमाम किस्में आ रहे हैं टैक्सेबल एक्टिविटी, बट डज नॉट इंक्लूड एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉइज़, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसुएट और हॉबी, वो जो बंदा पियानो बच्चा बजा रहा है, ठीक है, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय पर्सन अदर दैन इंडिविजुअल विच इफ़ कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल वुड फॉल विद इन सब क्लॉज, यानी इंडिविजुअल और एओपी अगर अपने कोई खाना वगैरह बेच, वो जैसे ये है रियल इस्टेट वाले मलिक साहब जो हैं, दस्तरखान इनका लगता है, ये वाली एक्टिविटी इसमें शामिल नहीं होती। इसमें आई कैप का, क्योंकि ये ज़रा जजमेंटल चीज़ है, इसमें आई कैप का सलूशन देखते हैं कि आई कैप भाई क्या कहते हैं, इसमें सेम है। ए, द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉई कंडक्टेड सर्विसेज इन द कैपेसिटी, ये नहीं है। रेंडिंग और सर्विसेज टैक्सेबल, पियानो प्लेइंग इज़ अ हॉबी, ट्यूशन सर्विसेज is an activity involving rendering of services will be considered as taxable activity, although currently not involved in carrying out trade. This is one of concern in the nature of trade. ये भी हो गया। नहीं नहीं, वो उसका अकाउंटेंट है, लेकिन उसके अलावा उसकी बच्ची को जाके पढ़ा रहा है वो, ये उसकी बात की जा रही है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। नहीं 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 नहीं, वो अकाउंटेंट अलग है, उसके अलावा उसकी बच्ची को पढ़ा रहा है, उसका 20,000 रुपया ले रहा है, ये वो डिफरेंट है। सही है। अच्छा, इसके कमेंट्स भी देखने हैं। आपने ज़िंदगी में कभी एग्जामिनर कमेंट्स देखे हैं? बी लॉ में अभी आप इसके भी देखते हैं। अच्छा जी, सेल्स टैक्स का क्वेश्चन है जी हमारे पास 2 और 3 नंबर का। कहता है जी, इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन फरवरी बाकर एसोसिएट अक्वायर्ड पैकिंग मटेरियल वर्थ रुपीज़ दिस फ्रॉम राहील एंटरप्राइजेज फॉर इट्स प्रोडक्ट। सेल्स टैक्स का है, ब्रीफली एक्सप्लेन चार्जेबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ठीक है। से इनकम टैक्स में चार्जेबिलिटी से मुराद होती है कि इस पे टैक्स लगना है या नहीं लगना, टैक्सेबल होगा या, यहाँ पर क्या होगा कि आउटपुट है या इनपुट है। इनकम टैक्स में चार्जेबिलिटी से मुराद ये है कि ये मेरी कॉस्ट होगी, मेरा एक्सपेंस होगा, मेरी डीम्ड इनकम होगी, इस पे गेन होगा, लॉस होगा, क्या होगा, टैक्स इवेंट क्या होगा। यहाँ टैक्स इवेंट 2 ही होते हैं, या आउटपुट होता है या वो इनपुट होता है। RE did not deposit the related sales tax with the authorities on time due to the financial difficulties। बताइएगा, अगर जिससे आपने चीज़ें बाय की हैं उसने टैक्स जमा नहीं करवाया तो क्या होगा। हाँ, आप जो है वो हाँ, 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात है कि आपको इनपुट नहीं मिलेगा, उसने जो है वो आपको इनपुट, ये हमें बताना चाहिए। एज द टैक्स इज़ नॉट डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर विद इन ड्यू टाइम, so input tax is not allowed to the buyer, ठीक है। however provisional adjustment may be allowed right by the software, उसको provisional adjustment allow की जा सकती है। and Baker Associate should pursue to the RE to pay the tax, उसको कहे कि भाई ये टैक्स मेरा जमा करवा दो, इन द नेक्स्ट मंथ क्या होगा, उसकी रिवर्सल पड़ जाएगी। In other cases, both may be jointly responsible for this tax, दोनों इसके लिए होंगे। लेकिन मैं पहली बात पे कन्विंस हूँ कि उसको कहें, वरना इसको टैक्स जो है वो निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात वो कह रहा है जी, गुड्स वर्थ ₹12 मिलियन फॉलिंग अंडर द 3rd शेड्यूल वर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड दिस। हाँ जी, हाँ। अब पहली चीज़ ये है कि उसने 12 मिलियन 3rd शेड्यूल की आइटम जो है वो अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की हैं। हमने पढ़ा था 10 मिलियन तक, पूरे साल में 100 मिलियन तक किसी एक पर्सन को नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो है
एक ही महीने के अंदर उसने क्या कर दिया है, 12 मिलियन की सप्लाई कर दी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि द गुड्स सप्लाइड, इसका जवाब क्या होगा, गुड्स सप्लाइड to the unregistered person shall attract income sales tax at the rate of 18%. However, further tax is not applicable as the items fallen under the third schedule and further tax is not applicable on the third schedule items. पहले इसके आउटपुट की बात करें कि भी इसके ऊपर आउटपुट लगेगा। दूसरी बात इसमें हम ये बताएंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट, input tax is not allowed if goods are supplied to the unregistered person in a month 10 million, बस इतनी बात है। so the goods are exceeding 12 million so input tax is not allowed, इसके ऊपर input tax हमें अलाउ। अब ये इसके अंदर जो है वो 10 मिलियन तक का है, मेरा ख्याल है 2 मिलियन के ऊपर जो है वो 2 मिलियन पे नहीं मिलना चाहिए, 10 पे मिलेगा, 2 मिलियन पे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, उससे एक्सीडिंग जो है। सी पार्ट कहता जी, अ कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन इफ सेटिस्फाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज इशूड फेक इनवाइस, अवेडेड टैक्स और कमिटेड टैक्स फ्रॉड मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच person through system without prior notice pending further inquiry. List any 4 bases for such satisfaction of the commissioner. कहता जी कमिश्नर की कि उसने ये टैक्स चोरी किया है, अवेड कर रहा है या दूसरों के साथ लोगों के साथ इन्वॉल्व है, तो उसको सस्पेंड करने के लिए क्या बेसिस होंगी कमिश्नर के पास कि वो उसको सस्पेंड कर दे बगैर नोटिस के। कमिश्नर है, अच्छा अब ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट के साथ एक बेसिस बताई गई थी कि किन बेसिस के ऊपर वो इसको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। क्या बेसिस थी, याद है आपको? नहीं, a commissioner having jurisdiction if satisfied that a registered person has issued fake invoices, evaded tax और committed tax fraud, और उसको बगैर नोटिस के उसको सस्पेंड कर सकता है। ये सेटिस्फाई होना कि ये काम कर रहा है, उसकी 4 बेसिस क्या है? एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है उसका, कि उसका टैक्स प्रोफाइल ठीक नहीं है, राइट, और वो मिलता नहीं है, सब्सटेंशियल डीलिंग कर रहा है किसके अंदर, अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ कर रहा है, और याद नहीं करते ना आप, इधर से देख लेते हैं, नकल मार लेते हैं। उसने 4 की बजाय 6 दे दी हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस, रिफ्यूजल टू अलाउ एक्सेस टू द प्रेमिसेस, उसको आने नहीं दे रहा, राइट, उसे कहा जा रहा है कि ये काम कर रहे हो। एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, सब्सटेंशियल परचेजेस, नॉन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, ठीक है, किसी और कमिश्नर ने कह दिया है, कोई भी और रीज़न, तो आप इसमें 6 हैं, लेकिन आप 4 बेसिस बता सकते हैं कि इन बेसिस के ऊपर जो है वो इसको कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। अच्छा जी, ये था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेपर 1 जो था, ठीक है। अभी रहता है क्वेश्चन, कौन सा है? ये वाला, हाँ जी, मैंने भी लास्ट पेज छोड़ दिया। कहता जी आपकी जो फर्म है इज़ ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, ठीक है, इसके लिए हमें कोड ऑफ एथिक्स, आपने कहा था कि सर हमें पहले कोड ऑफ एथिक्स जो है वो पढ़ा दिए जाएं, ठीक है, जिसको अभी स्टॉप कर लें, फिर पहले कोड ऑफ एथिक्स को वो डिस्कस